वो तृप्त हो सकती है। जी। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं हेमंत भाई आपने। मैं आता हूँ हिमांशु भाई आपके पास। अ, बजट के बारे में जो भी आपकी पहली प्रतिक्रिया है वो तो आप देंगे ही, और एजुकेशन और हेल्थ की बात की है हेमंत भाई ने। हेल्थ के ऊपर कुल मिला के जो हमारा बजट था करीब 40 लाख करोड़ का था, अब 43 लाख करोड़ का हो गया, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा डिमांड आई थी अभी सरकार की ओर से, तो अब वो टोटल आउटले बढ़कर 43 लाख करोड़ के आसपास है इस समय, इस साल का। अगले साल का बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें जो हेल्थ का आउटले था मुश्किल से 85,000 करोड़ के आसपास था, अगर 40 लाख करोड़ ही लिया जाए। अब तो 43 लाख करोड़ है। और अगर आप देखेंगे तो जीएसटी का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो आता है वो हेल्थ सेक्टर से आता है, जिसमें दवाइयाँ भी हैं, बाकी हेल्थ सेटअप भी हैं, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 18% जीएसटी है साहब। हालाँकि कई कमेंटेटर ऐसे हैं कुछ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर गुजरात के अंदर ही, जो उसको थोड़े हार्श वर्ड भी उपयोग करते हैं इसके लिए, कि आप किसी को हेल्थ दे नहीं सकते, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर ये सरकार 18% का जीएसटी लेती है। ये एक तरह से क्रिमिनल है, वो कहते हैं। तो टोटल मिला के जो 85,000 करोड़ का इनका मनी एलोकेट किया जाता है, वो तो हेल्थ सेक्टर ही कलेक्ट कर लेते हैं पूरा, और वही वापस कर देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो कुछ अपनी ओर से कुछ भी नहीं दे रहे हैं वो, देखा जाए तो यदि एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही नेग्लेक्टेड सेक्टर हैं, और एजुकेशन पे भी 40 लाख करोड़ के बजट में मुश्किल से 1,05,000 करोड़ है ले दे के, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्लस आपकी जो बजट के बारे में अपेक्षाएं, ऑब्जर्वेशन जो भी है, आप दर्शकों के सामने रखिएगा हिमांशु भाई। आपने जिस तरीके से बात कही उसमें बिल्कुल आपने जिस तरीके से पूरी भूमिका जो बांध दी, जहाँ पे आपने कहा कि बजट अगर आप देखने जाए, जिस तरीके से रेलवे बजट मर्ज हो चुका है और जीएसटी की एक पूरी काउंसिल बन चुकी है, कमिटी बन चुकी है, तो बजट अभी नॉन इवेंट दिख रहा है ऑलमोस्ट। पिछले कई सालों से हमने देखा कि बजट में ज्यादातर घोषणाएं वॉर मेमोरियल को लेके होती है, ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है। बाकी अगर देखने जाए तो जॉब क्रिएशन के ऊपर जो फोकस होना चाहिए वो पिछले कई बजट में दिखा नहीं है, या उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे, मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऐसा बोल रही है कि आप गवर्नमेंट जॉब एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप खुद एम्प्लॉयर बनिए। चलिए अच्छी बात है, अगर आप इंटरप्रेन्योर की इकोसिस्टम ले करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कुछ गलत बात नहीं है, जिस तरीके से इंडिया इनवर्ड इकोनॉमी है। पर मुझे लगता है पूरे आउटले के बारे में जिस तरीके से शाह साहब ने, प्रोफेसर हेमंत शाह साहब ने जो पूरी बात की, जहाँ पे उन्होंने सब तबके एड्रेस कर लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, रूरल इकोनॉमी सेक्टर हो, मनरेगा और हेल्थ एजुकेशन, सबके ऊपर पूरी बात उन्होंने कर दी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि समस्या जो है वो ये है कि डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में नहीं है। आज गैस के सिलेंडर गांव में पहुंच चुके हैं, लेकिन गैस के सिलेंडर रिफिल करवाने के पैसे नहीं। तो ये बजट, ये एक ऐसा बजट है, ऐसे माहौल में बजट आ रहा है जहां पे पूरे वर्ल्ड में मंदी के बादल छारे जा रहे हैं, ऐसी बात आ रही है। तो एक मुझे लगता है सबसे बड़ा एडवांटेज अगर लगेगा, अगर मंदी आ रही है विश्व में, तो ऑयल प्राइसेस का। गवर्नमेंट ऑयल प्राइसेस को किस तरीके से इसमें बजट में आकलन इसका क्या करती है, किस लेवल पे ले जाती है। मैं दो चीज स्पष्ट रूप से मानता हूं, अगर तेल की कीमतें घटती है और एक हम इंपोर्टिंग इकोनॉमी, ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी, सरकार अगर तेल की कीमतें थोड़ी उसमें एक बैलेंस लेके आए, घटाए, बेसिकली कटौती करे, क्योंकि मुझे लगता है होगा भी, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस है। अगर ये करे, एक पूरा का पूरा थ्रस्ट रूरल इकोनॉमी पे करे, और उसको किस तरीके से मर्ज किया जाए सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह के साथ, सर्विस मतलब जिस तरीके से चाइना ने किया है ऐसे, कि रूरल इकोनॉमी में से वैल्यू एडिशन कैसे आप करेंगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को भी थ्रस्ट मिलेगा, और उसमें आप टेक्नोलॉजी कैसे लाते हैं तो आपको सर्विस इंडस्ट्री को भी आपका थ्रस्ट मिलेगा। तो ये तीनों तीन परिमाण जो एड्रेस हो जाएंगे, जॉब क्रिएशन की बात आएगी और डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन ये बहुत लंबा प्लान है, ऐसा नहीं है कि एक बजट में एक साल में हो जाएगा। पर मुझे लगता है ये सही टाइम है जिसमें पायलट प्रोजेक्ट, जैसे आपने 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, मुझे लगता है ऐसे 100 हब एंड स्पोक मॉडल से आप डिफाइन कीजिए पूरे कंट्री में, जहाँ पे वो कमोडिटी सेंट्रिक है। मान लीजिए कि त्रिपुर का मार्केट है बेंगलोर के पास, जो कि कोपरा और सूखे नारियल के लिए फेमस है। तो उसके आसपास की इकोसिस्टम आप कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पे 100 साल 150 साल पुरानी सुपारी और कोपरा की खेती है। तो उस लेवल पे ले जाइए।
उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे, तो कि मैन्युफैक्चर भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, लॉजिस्टिक्स आएगा, और उसके साथ साथ आप टेक्नोलॉजी उसको, मतलब बैंगलोर कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो ई मार्केट्स, ऑनलाइन प्लेस मार्केट्स किए हैं, तो उस तरीके से आप कैसे ले जाएंगे, क्योंकि ये सही मौका है। G20 के जो मीटिंग हुई थी, जहां पे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज की जो फर्टिलाइजर क्राइसिस है वो कल की फूड क्राइसिस, तो मुझे लगता है सही मौका है। इस बजट को आप नॉन इवेंट मत रखिए और रूरल इकोनॉमी के ऊपर इतना फोकस कीजिए कि आपके बाकी के 3 सेक्टर्स जहां से आपकी रेवेन्यू आ रही है वो एक बैलेंस हो जाए, और बाकी फिर आपको स्पेंडिंग किस तरीके से कैसे ले जाना है, उसका एलोकेशन कैसे करना है, ये देखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बजटेड ईयर में भी आप अंतिम में आके बोले कि हमको 3 लाख करोड़ और चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे पी चिदम्बरम जी ने बोला है कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्सेस आपने कम किए, तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है ये भी आप डिबेट बैलेंस कर पाएंगे अगर आप रूरल इकोनॉमी पे थ्रस्ट करेंगे, उसके ऊपर फोकस रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके रूरल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स के एरिया में, या फिर आपके मतलब कोल्ड चेन स्टोरेजेस में, इसमें वगैरह में बड़े प्लेयर कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आ सकते हैं। हब एंड स्पोक मॉडल ऐसे रखिए कि फार्म्स की जो समस्या है वो नहीं होनी चाहिए, फार्मर को एक विश्वास बैठना चाहिए, वहां से वो प्रोड्यूसर्स लेके किस तरीके से एक इकोनॉमिक वैल्यूएशन क्रिएट करता है, एक हब एंड स्पोक मॉडल में, एपीएमसी में, जहां पे ये सब चीजें हो, वहां से कॉर्पोरेट भले अपना मैन्युफैक्चरिंग का पूरा गेम चलाए और उसको टेक्नोलॉजी से आप कैसे एम्बेड करें। तो मुझे लगता है ये बजट, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि रूरल इकोनॉमी पे थ्रस्ट करके आप पूरा का पूरा उसको माइग्रेट कीजिए अर्बन रूरल सब सेक्टर्स में, क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम से भी ये सब साबित हो चुका है। रिमोट आपके पास 5G की इतनी बड़ी कनेक्टिविटी आ रही है हर जगह पे, तो ये सब चीजें मुमकिन है। और इस बजट में मुझे अपेक्षा है कि ये सरकार को करना चाहिए 2024 के इलेक्शंस को भी ध्यान में रखते हुए, जॉब क्रिएशन को भी ध्यान में रखते हुए, लोगों के हाथ में एक डिस्पोजेबल इनकम देने का एक मंसूबा होना चाहिए कि इंडिया अल्टीमेटली इनवर्ड कंजम्पशन इकोनॉमी है, वो सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बजट अगर आप नॉन इवेंट नहीं रखना चाहते हो तो इस दिशा में कुछ काम डेफिनेटली हो सकता है। और बाकी के एलोकेशंस जिस तरीके से शाह साहब ने बात की, और डिफेंस भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मामला है नेशनल सिक्योरिटी आज, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही है नॉर्थ ईस्ट से लेके या कश्मीर में जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, तो मुझे लगता है उस दिशा में भी आपको बहुत बड़ा फोकस और एक बड़ा थ्रस्ट देना पड़ेगा। तो मेरी अपेक्षा है कि ये बजट रूरल इकोनॉमी ड्रिवन होना चाहिए, जो कि अर्बन इकोनॉमी को भी बैलेंस करेगा, और एक तरीके से जिस तरीके से बारिश के आंकड़े हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, फसल के आंकड़े अगर हम क्रॉप अपडेट्स देखते हैं, रबी क्रॉप अपडेट्स देखते हैं तो अच्छे हैं। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, मुझे बजट से ये अपेक्षा, अगर ये गवर्नमेंट सही में सीरियस है अभी ये देश को इकोनॉमिक जिस तरीके का माहौल बना है पिछले सालों में उसमें से बाहर निकालने के लिए, और ये मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि वर्ल्ड, पूरी जो दुनिया है वो एक मंदी के माहौल में घुस रही है, तो इंडिया एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, एक इनवर्ड इकोनॉमी है, ये मौका है, ये बजट मुझे लगता है ये मौका